एक वक्त था जब इंडियन पॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल था, अगर आप उत्तर प्रदेश के दलित वोट्स को कंट्रोल करते हो तो पावर भी आपके हाथ में होती है। और लगभग 2 दशकों तक एक औरत ने इस पावर को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था, मायावती। लेकिन फिर 2024 में बहुजन समाज पार्टी, वो पॉलिटिकल मशीन जिसे मायावती ने 40 साल तक बनाया, संभाला और चलाया, जनरल इलेक्शन में 0 सीट्स जीतती है। कम नहीं हुई, कमजोर नहीं हुई, सीधा 0। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, वहाँ जहाँ से ये कहानी सच में शुरू होती है। ना किसी रैली हॉल में, ना पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि 1977 में दिल्ली के एक छोटे से गवर्नमेंट कॉलोनी में, जहाँ एक यंग लड़की चुपचाप अपने IAS एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उनका नाम था कुमारी मायावती दास, जिनका जन्म 15 जनवरी 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और एक ऐसे देश में जहां अक्सर आपका फ्यूचर आपके बर्थ से डिसाइड हो जाता है, ये कोई पावरफुल बिगिनिंग नहीं थी। उनके घर में लड़कों को प्राइवेट स्कूल भेजा गया, लेकिन लड़कियों को कमजोर गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर भी मायावती ने पढ़ना नहीं छोड़ा, वो रुकी नहीं। 1975 तक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA कर लिया था। 1983 तक LLB भी। वो IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी, इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस करियर्स में से एक, और वो उस रास्ते पर सच में आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन एक आदमी उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। उस आदमी का नाम था कंशीराम। कंशीराम के पास एक ऐसा विजन था जिसे उस वक्त ज्यादा लोग इम्पॉसिबल समझते थे। वो इंडिया के बहुजनों के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहते थे। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो लोग जिनको सिस्टम ने सदियों तक दबा कर रखा था। कंशीराम ने मायावती को देखा और उनसे कहा कि वो एक दिन इतना बड़ा लीडर बनेगी कि एक नहीं बल्कि IAS ऑफिसर्स की पूरी लाइन उनकी ऑर्डर्स लेने के लिए खड़ी हो जाएंगी। मायावती ने सिविल सर्विसेज छोड़ दिया और 1984 में कंशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती पहले दिन से उस मूवमेंट का हिस्सा थी। उन्होंने अपने पहले 3 इलेक्शंस हारे, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि 1989 में वो जीती। बिजनौर से पार्लियामेंट पहुंची 1,83,000 से ज्यादा वोट्स के साथ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और लोकसभा में 80 MPs भेजते हैं, किसी भी स्टेट से ज्यादा। इसलिए जो उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करता है वो दिल्ली की सरकार को शेप करता है। 1993 में कंशीराम ने एक अनलाइकली अलायंस बनाया समाजवादी पार्टी के साथ, वो पार्टी जिसका कोर बेस यादव कम्युनिटी थी और जिसका चेहरा मुलायम सिंह यादव थे। और इसी कोalition के सहारे 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। वो इंडिया के इतिहास की पहली फीमेल शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर थी। पूरे इंडिया के लाखों दलित्स उन्हें बहन जी कहने लगे। उनका पहला टर्म सिर्फ कुछ महीनों तक चला, पॉलिटिकल अलायंसेस टूट गए। फिर वो 1997 में वापस आई, लेकिन फिर से सिर्फ थोड़े वक्त के लिए। फिर 2002 से 2003 तक हर बार वो पावर में आई, लेकिन हर बार किसी न किसी आउटसाइड सपोर्ट पर डिपेंडेंट रही। मगर वो सीख रही थी, देख रही थी और कुछ बना रही थी, क्योंकि 2007 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे डेयरिंग मूव किया। BSP हमेशा से एक दलित पार्टी थी, वही उसकी आइडेंटिटी थी, वही उसकी स्ट्रेंथ थी और वही उसकी लिमिटेशन भी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में मेजॉरिटी जीतने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी का सपोर्ट काफी नहीं था। इसलिए मायावती ने कुछ ऐसा किया जिसने ऑब्जर्वर्स को शॉक कर दिया और ओपोनेंट्स को कंफ्यूज। उन्होंने ब्राह्मण्स को टारगेट किया, दलित को छोड़कर नहीं, बल्कि एक अनलाइकली कोalition बनाकर। कैंपेन का स्लोगन सब कुछ कह देता था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी BSP का एलिफेंट सिर्फ एलिफेंट नहीं था, वो लॉर्ड गणेशा थे, हिंदू यूनिटी का सिंबल। ये कास्ट अरिथमेटिक था, स्पिरिचुअल यूनिटी के पैकेजिंग में, और ये काम कर गया। 2007 में 37% ब्राह्मण्स ने BSP को वोट दिया। BSP ने उत्तर प्रदेश असेंबली में क्लियर मेजॉरिटी जीत ली और 13 मई 2007 को मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। इसके बाद आए गवर्नेंस के वो 5 साल जिसे उनके क्रिटिक्स भी कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर पाए। क्राइम रेट्स गिरे, राइट्स कम हुए, स्टेट की GDP की ग्रोथ हुई। उन्होंने करप्शन के एलिगेशंस पर 25 इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। अर्बन पुअर के लिए हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की, 16 पावर प्लांट्स आए, दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे बना और मुस्लिम और गरीब स्कूल बच्चों को 10 लाख से ज्यादा बाइसिकल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। 2011 में उत्तर प्रदेश ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इंडिया का पहला F1 रेस भी होस्ट किया। पूरी दुनिया इसे देख रही थी और इवेंट स्मूथली हो गया। एनालिस्ट ने
F1 रेस को एक शार्प कॉन्ट्रास्ट के रूप में देखा और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के एम्बैरेसमेंट से कंपेयर किया। मायावती के सपोर्टर्स कहते थे कि उनकी सरकार ने रियल गवर्नेंस डिलीवर की। 2007 में बीएसपी ऐसी पार्टी लग रही थी जिसने उत्तर प्रदेश जैसे मैसिव और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट को गवर्न करने का कोड क्रैक कर लिया, मगर वहां से धीरे धीरे बीएसपी की प्रॉब्लम शुरू होने लगी। प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं आए मगर जमा होते गए। सबसे पहले आए मेमोरियल्स। अपने 4th टर्म के दौरान मायावती ने लगभग 2500 करोड़ से 6000 करोड़ तक खर्च किए। एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, पार्क्स, स्टैचूज, म्यूजियम्स और मेमोरियल्स बनाने में। ये मेमोरियल्स दलित और बहुजन आइकन के नाम पर बनाए गए, अंबेडकर, कंशीराम और मायावती के। लखनऊ के पब्लिक पार्क्स में मायावती के बड़े बड़े स्टोन स्टैचूज लगाए गए। क्रिटिक्स ने उनकी काफी क्रिटिसिज्म की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अक्यूज किया कि वो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रही है। सीएजी ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 66 करोड़ के एक्सेसिव स्पेंडिंग को फ्लैग किया और 2012 इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि मायावती और बीएसपी के एलिफेंट सिंबल की स्टैचूज को कवर किया जाए ताकि वो कैंपेन मटेरियल की तरह काम ना करे। बीएसपी का कहना था कि ये स्टैचूज कंशीराम की विशेष के अकॉर्डिंग बनाए गए थे कि उनकी स्टैचू हमेशा बीएसपी प्रेसिडेंट की स्टैचू के साथ खड़ी होनी चाहिए। मायावती ने क्रिटिक्स को एंटी दलित कह दिया, मगर फिर आया वेल्थ का इशू। सालों से मायावती की पर्सनल एसेट्स काफी ड्रामेटिकली ग्रो हुई। सीबीआई ने उनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस फाइल किया, एक केस जो लगभग एक डेकेड तक कोर्ट में चलता रहा और फाइनली 2012 में खत्म हुआ। चाहे कोर्ट्स को आगे बढ़ने लायक कुछ न मिला हो, पब्लिक माइंड में करप्शन का नैरेटिव ऑलरेडी सेटल हो चुका था। बीएसपी का स्टैंड था कि उनकी इनकम सपोर्टर्स के गिफ्ट से आई थी। 2012 तक मायावती सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं रही थी, वो एक टारगेट बन चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन स्वीप कर दिए। बीएसपी अपनी मेजॉरिटी हार गई। मायावती ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में एक रेयर फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट की थी और फिर वो हार गई। लेकिन रियल कोलैप्स 2012 के बाद आया, एक साथ नहीं मगर लेयर्स में। पहली लेयर बीजेपी। उन्होंने मायावती के नॉन जाट ऑफ दलित बेस में एंट्री कर ली। जाट ऑफ कम्युनिटी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का रफली 12% है और यही बीएसपी का कोर वोट बैंक है। मायावती ने जाटव्स को होल्ड किया, लेकिन यूपी के दलित्स टाइट नहीं होते हैं। नॉन जाट ऑफ दलित्स दलित पॉपुलेशन का बाकी हिस्सा बनाते हैं और 2014 के बाद बीजेपी ने इसी स्पेस में घुसना शुरू किया। वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी के अराउंड मैसेजिंग के थ्रू और एससी हाउस होल्ड तक गवर्नमेंट स्कीम्स की अग्रेसिव डिलीवरी के थ्रू। बीजेपी को सारे दलित वोट्स जीतने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस स्प्लिट करना था। 2024 में 29% नॉन जाट ऑफ दलित्स ने एनडीए को वोट दिया। बीएसपी को सिर्फ 15% मिला। यही तरीका होता है एक पार्टी को डायरेक्टली अटैक किए बिना अंदर से हॉलो करने का। दूसरी लेयर मुस्लिम्स थे, जिन्होंने बीएसपी को बेस्ट एंटी बीजेपी व्हीकल समझना बंद कर दिया। कंशीराम के एरा में मुस्लिम्स बीएसपी कोalition का इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी नेशनल लेवल पर पावरफुल होती गई, मुस्लिम वोटर्स ने ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि उनका वोट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ करेगा। और आंसर धीरे धीरे बीएसपी नहीं रहा, आंसर एसपी कांग्रेस बन गया। वो पार्टीज जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में बीजेपी को हराने की ज्यादा कैपेसिटी रखती है। बीएसपी अब विनर नहीं स्पॉइलर लगने लगी और इंडियन इलेक्टोरल लॉजिक में एक लूजर को वोट देना एक कॉस्ट है जो मुस्लिम वोटर्स कम से कम पे करना चाहते थे। तीसरी लेयर ओबीसी वोट्स का स्कैटर होना था। कंशीराम के ओरिजिनल आर्किटेक्चर में ओबीसीज भी शामिल थे, स्पेशली नॉन यादव ओबीसीज, लेकिन कंशीराम के ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस और ग्राउंड लेवल रीच के बिना बीएसपी का इन कम्युनिटीज पर होल्ड डेकेड बाय डेकेड वीक होता गया और ये स्पेस खाली नहीं रहा। बीजेपी ने अग्रेसिव ओबीसी आउटरीच के थ्रू इन वोटर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। बाकी रीजनल पार्टीज ने भी अपना हिस्सा ले लिया। और चौथी लेयर एसपी की पीडीए स्ट्रैटेजी थी, जिन्होंने बीएसपी की पॉलिटिकल वोकैबुलरी पर डायरेक्ट इन्वेजन कर दिया और 2024 में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज यहीं से हुआ। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये लगभग वही सोशल कोalition है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए बीएसपी बनी थी। एसपी ने बीएसपी की फाउंडिंग आइडिया को उठाया, उसे नए लैंग्वेज में ड्रेस किया, 2024 के एंटी एनडीए मूड की क्रेडिबिलिटी ऐड की और वोटर्स के सामने उसे एक फ्रेश ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट किया। 2024 में एसपी कांग्रेस अलायंस ने 56% नॉन जाट ऑफ दलित वोट्स कैप्चर किए। अखिलेश यादव ने सिर्फ मायावती को हराया नहीं,
उन्होंने उनका आर्ग्यूमेंट चुरा लिया और पांचवी लेयर, एक यंगर दलित ऑल्टरनेटिव एमर्ज हुआ और अब सीन में चंद्रशेखर आजाद भी हैं, आजाद समाज पार्टी के फाउंडर। आजाद को बीएसपी को डैमेज करने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी नहीं है, उन्हें बस दलित वोटर्स की नेक्स्ट जनरेशन का इनफ हिस्सा लेना है ताकि मायावती वो बेस कंसोलिडेट ही ना कर पाए जिसके बिना बीएसपी सर्वाइव नहीं कर सकती। और उत्तर प्रदेश जैसे मैसिव स्टेट में कुछ परसेंटेज पॉइंट्स ही रेलेवेंस और जीरो के बीच का डिफरेंस होते हैं। वोट शेयर का कोलैप्स सिर्फ बाहर नहीं दिख रहा था, उसका मिरर पार्टी के अंदर भी था। 2012 के बाद बीएसपी पावर से बाहर हो गई और पावर से बाहर होने का मतलब था इंडियन पॉलिटिक्स में अपने सपोर्टर्स के लिए डिलीवर ना कर पाना। जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेस, प्रोटेक्शन, ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं मगर कोalition को लॉयल रखने का सिस्टम होता है। जो पार्टी जीत नहीं सकती वो डिलीवर नहीं कर सकती और उसके वर्कर्स, कैंडिडेट्स और डोनर्स धीरे धीरे उन पार्टीज की तरफ चले जाते हैं जो डिलीवर कर सकती हैं। सक्सेसिव इलेक्शन साइकिल्स में रिपोर्ट्स आने लगी कि बीएसपी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी थिन हो रही है, कैंडिडेट्स को कैंपेन रेस करने में स्ट्रगल हो रहा है, पार्टी वर्कर्स राइवल्स की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बीएसपी हमेशा से फेमसली सेंट्रलाइज पार्टी रही थी, हर बड़ा डिसीजन मायावती के थ्रू जाता था, लेकिन जब वही सेंट्रल अथॉरिटी रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाई तो वही स्ट्रेंथ वीकनेस बन गई और दिसंबर 2023 में मायावती ने कुछ ऐसा किया जिसे ये सिग्नल मिला कि उन्हें भी सक्सेशन का सवाल अर्जेंट लगने लगा। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना पॉलिटिकल एयर नाम दिया, एक डायनेस्टी मूव। एक ऐसी पार्टी में जो ओरिजिनली डायनेस्टिक प्रिविलेज को खत्म करने के आइडिया पर बनी थी। क्या ये आयरनी थी या प्रैग्मैटिज्म, आपके व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। 2027 के यूपी इलेक्शंस अब पास आ रहे हैं और मायावती अभी खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने लखनऊ में कंशीराम की 19वीं डेथ एनिवर्सरी मार्क करने के लिए एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की। हजारों लोग आए और उस स्टेज से मायावती ने जो कहा वो मैक्सिमम पॉलिटिकल नॉइस क्रिएट करने के लिए केयरफुली कैलकुलेटेड था। उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ की और योगी आदित्यनाथ की एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक किया। फिर मायावती ने तुरंत समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। उन्होंने एसपी पर एक्यूज किया कि उन्होंने दलित मेमोरियल्स का डिसरिस्पेक्ट किया है और बहुजन समाज की कभी जेन्युइनली परवाह की ही नहीं। और जब लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने लगे तो मायावती ने उस एक्यूजेशन को अग्रेसिवली डिनाई भी नहीं किया। 2027 से पहले मायावती को दलित वोटर्स को एसपी लेड कोalition की तरफ ड्रिफ्ट करने से रोकना है और इसका सबसे डायरेक्ट तरीका है बीजेपी को नहीं, एसपी को मेन एनिमी बनाना। अगर मायावती एसपी को दलित डिग्निटी के रियल थ्रेट के रूप में पोजीशन कर पाती है तो शायद वो अपने ट्रेडिशनल बेस का इनफ हिस्सा कंसोलिडेट कर सके और 3 कॉर्नर फाइट में कंपेटिटिव बन सके। लेकिन अरिथमेटिक बहुत हार्ड है। मगर फिर भी एक बात याद रखिए, मायावती को पहले भी काउंट आउट किया गया है 1995, 97 और 2003 के बाद। हर बार वो वापस आई, हर बार उन्होंने एक ऐसा एंगल ढूंढा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेमोक्रेसी के मिरेकल ने मायावती को बनाया था, लेकिन 2027 में हमें पता चलेगा क्या मायावती के पास एक और मिरेकल बचा है।